रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, साइंस का पहला चैप्टर भी कह सकते हैं आप, जो केमिस्ट्री से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन मीन्स व्हाट? द इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स टू ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सबस्टांस विद न्यू प्रॉपर्टी इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। या फिर मैं कहूँ, दूसरा डेफिनेशन दूँ आपको, द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। या फिर एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सबस्टांस इनटू अनदर केमिकल सबस्टांस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, किसी भी नया चीज का बनना, ठीक है, दो या दो केमिकल के इंटरेक्शन से कोई नया चीज बनता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो, जिससे बना है उससे अलग हो, तो क्या कहेंगे, कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन समझ में आया? जब दो या दो से अधिक सबस्टांस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कंबाइन हो करके कोई नया सबस्टांस बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ, फिर एग्जांपल बताता हूँ, फिर डेफिनेशन लिखवाता हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाता है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, खाना खाते हैं पच जाता है, डाइजेशन ऑफ फूड, सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब केमिकल रिएक्शंस में आएंगी। दूध से दही बन जाता है, कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, सब केमिकल रिएक्शंस में आ जाएंगी। क्लियर हुआ? चलो पहले हम लोग डेफिनेशन को लिख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस, आपको पूरा नोट्स मिलेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा कर खत्म करूंगा, बाकायदे नोट्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म, न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड, बहुत अच्छे से समझना आप लोग। ठीक है, न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, विद न्यू प्रॉपर्टीज। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 डेफिनेशन बताए थे, आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल की बात कर लो, एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया बेटा, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लिख सकते हैं आप। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, बहुत सारी चीज, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि इक्वेशन लिख लो, यानी कि मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, एग्जांपल में देख लो। कहीं से बिल्कुल भी घबराना मत आप लोग, बिल्कुल भी घबराना मत, एक एक स्टेप को लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, एकदम फ्रेश बैच है, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यानी मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, किसके प्रेजेंस में बर्न होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो बर्न कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यानी मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, जब बर्न किया, ठीक है, यानी कि हीट किया, आप कह सकते हैं हीट किया, तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी एक क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारा वर्ड इक्वेशन है, कैसे इक्वेशंस बनाते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें पार्ट में पढ़ेंगे अगले पार्ट में, टेंशन मत लेना, बस मैं बेसिक बता रहा हूँ। यानी कि हमने क्या किया, जब मैग्नीशियम को, ठीक है, बर्न किया, ठीक है, यानी फ्रॉम एयर यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि एयर से, क्योंकि एयर के प्रेजेंस में ही बर्न हो सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, यानी कि इक्वेशन भी लिख सकते हो आप, तो ये भी क्या एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। इक्वेशन किसका एग्जांपल हो गया, ये केमिकल रिएक्शन का ये भी एग्जांपल हो गया। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम Mg को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या फिर हमने क्या किया, उसको हीट किया, जलाया, तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं,
ठीक है। बैलेंसिंग करना भी बताऊंगा इस चैप्टर में आपको, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, इक्वेशन को कैसे बनाना है, वर्ड इक्वेशन से कैसे ऐसे बनाना है, आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा अगले पार्ट में, टेंशन मत लेना, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे क्या हो जाएगा 2mg, ठीक है, बैलेंसिंग आगे बताऊंगा, यानी कि ये इक्वेशन इसका बन गया। इक्वेशन में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, अगले पार्ट में बताएंगे आपको। रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, दूध से दही बनना, वो भी सब क्या है, ये सब केमिकल रिएक्शंस में आते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, बर्न किया तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब एक चीज आपको ये समझना है कि जब मैग्नीशियम को हमने क्या किया, बर्न किया, मैग्नीशियम को हमने क्या किया, बर्न किया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, वो भी किस कलर का मिला, ये जो जल गया हमें क्या मिला, व्हाइट पाउडर के रूप में मिला, व्हाइट पाउडर के रूप में मिला। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में ये भी कहा जाता है जो नया सबस्टांस बनता है, ठीक है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना बेटा, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से नहीं मिलेगी, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी बिल्कुल नहीं होगी, क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विद न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी बिल्कुल इससे नहीं मिलेगी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, ठीक है। अब देखो लेफ्ट वाले पार्ट को बेटा हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, बहुत अच्छे से समझना। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग 95 का टारगेट रखेंगे। साइंस का कोई सा कंसेप्ट नहीं जो आपको रियल कॉन्सेप्ट पे नहीं मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। और जो नया सबस्टांस बना, जो नया सबस्टांस बना उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट को रिएक्टेंट, राइट वाले पार्ट को प्रोडक्ट, यानी जो चीजें न्यू सबस्टांस बने उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, और जिन चीजों से मिलकर बने उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, क्या कह सकते हैं बेटा, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। लिखवाने की जरूरत नहीं, लिख लोगे आप लोग, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट इज नोन एज प्रोडक्ट, यानी जो नया सब्सटेंस बना उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर इसमें मैं बात करूं तो इसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक। और एक की पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी बिल्कुल भी इससे नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी इससे नहीं मिलेगी, अलग प्रॉपर्टी होगी। क्लियर हुआ। अब हम लोग अगला चीज देखते हैं, बहुत बेसिक से बताऊंगा, टेंशन मत लेना, आप लोग बस रियल कॉन्सेप्ट पे साथ में चलते रहिए, बस डेली वीडियो जाते हैं, डेली देखते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप साथ में हमारे पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। क्या पढ़ना है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या, कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जिनको देख करके हम बताएंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी केमिकल रिएक्शन अकर्ड, यानी कुछ फीचर्स में कौन कौन से, जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि गैस इवॉल्व हो रहा है, तो हम तो भी हम पहचान जाएंगे हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, दैट इज कि इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के बारे में, यानी प्रेसिपिटेट के बारे में, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट के बारे में, यानी कुछ फीचर्स है जिनको जानना है, यानी कि कोई भी फीचर हो सकता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं किससे, इवोल्यूशन ऑफ गैस से, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है अगर उसमें से गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी पहचान सकते हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो केमिकल रिएक्शंस को पहचानने का एक तरीका कह सकते हो, क्या इनमें से कोई भी चीज़ होता है तो हम समझ जाएंगे हाँ केमिकल रिएक्शन अकर हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर उसमें से गैस प्रोड्यूस हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मीन्स गिविंग आउट, इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है बेटा, गिविंग आउट या फिर प्रोडक्शन, गिविंग आउट और प्रोडक्शन, ठीक है। अब एक चीज समझो,
हम यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाते हैं, जैसे हम जिंक ग्रेनुअल्स को यानी जिंक के दाने को हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किससे, जिंक का रिएक्शन कराते हैं। समझना बस अच्छे से, आगे मैं केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं बताऊंगा, बस एग्जांपल समझो। जिंक का रिएक्शन H2SO4 से हम करवाते हैं, जिंक ग्रेनुअल्स का रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, H2SO4 से कराते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस बबल्स के फॉर्म में क्या होंगी, इवॉल्व होंगी। H2 गैस क्या होंगी, बबल्स के फॉर्म में इवॉल्व होंगी। तो हम कहेंगे हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है कि गैस इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, यानी गैस इवॉल्व हुआ तो हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। क्या बताया मैंने, जब जिंक ग्रेनुअल्स का रिएक्शन किससे कराएंगे, डाइल्यूट H2SO4 से क्या मिला, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, किसी भी रिएक्शन में अगर पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है तो भी हम कहेंगे हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी कि पहचान सकते हैं, पहचानने का एक तरीका है। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट मतलब कि इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच इज इनसॉल्युबल, एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, यानी मान लो कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट में अगर कोई ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जो सॉलिड हो और जो सॉल्युबल नहीं हो सॉल्यूशन में, उससे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो भी हम कहेंगे हाँ भाई केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। जैसे बेरियम क्लोराइड का, ठीक है, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हम H2SO4 से करते हैं तो बेरियम सल्फेट का तो क्या मिलेगा बेटा, हमें बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी मिल जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा और 2HCl मिल जाएगा। यानी कि हम कहेंगे कि हाँ भाई ये भी रिएक्शन हुआ है, क्योंकि किससे पहचान में आ रहा है ये क्योंकि यहाँ पे पीपीटी बना है, प्रेसिपिटेट बना है, तो हाँ भाई रिएक्शन हुआ है। इसका एग्जाम्पल है, क्या बताया मैंने, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया मैंने, तो बेरियम सल्फेट का क्या मिला, वाइट पीपीटी मिला हमें। ठीक है, यानी ये भी क्या है, एक फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का इक्वेशन है ये। ठीक है, अब अगला देखते हैं चेंज इन कलर। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसमें अगर कलर में चेंज आता है, यानी उससे कलर में चेंज आता है, तो हम कहेंगे हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि बताऊं तो व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, अब पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बेटा, ये क्या होता है, पर्पल कलर की होती है, यानी कि व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से, देन द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डिसअपियर्स, इट बिकम्स कलरलेस। यानी सिट्रिक एसिड के साथ अगर पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर होता है ना, वो डिकलराइज हो जाता है, यानी कि कलरलेस हो जाता है, यानी कलर में यहाँ पे चेंज हुआ तो हाँ भाई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। अब बातचीत करते हैं टेम्परेचर। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो हम कहेंगे हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये भी एक तरीका है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पहचानने का इक्वेशन का। बेसिकली इसमें दो प्रकार होते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। आपने देखा होगा कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए हीट देना पड़ता है, कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, हीट देना पड़ता है। और कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं बेटा जिनको जो मतलब कि हीट को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ रिएक्शन क्या करते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए उनको हीट की ज़रूरत होती है, कुछ क्या करते हैं हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बेस पे ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। कितने प्रकार के, ये होते हैं आपके दो प्रकार के, ठीक है। एक होते हैं एक्सोथर्मिक, एक होते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक की। इससे हम एक्सोथर्मिक की बात करें, इससे बोलते हैं हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। यानी कि जब भी रिएक्शन होगा तो इसमें से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। एक्सो मीन्स क्या होता है, एक्सो मीन्स आउट, एक्सो मीन्स क्या होता है, एग्जिट या फिर गो आउट। यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बाद हीट प्रोड्यूस होता है, यानी किसे बोलते हैं, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, ठीक है। सपोज दैट हमने क्या किया, दो रिएक्टेंट के लिए ए और बी, इसको रिएक्शन ए और बी लिया, जो इसका प्रोडक्ट बना सी बना, तो साथ में क्या होगा, हीट भी मिलेगा, यानी कि हीट भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। यानी कि
प्रोडक्ट के साथ क्या हो, हीट भी प्रोड्यूस करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, यानी कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को जलाते हैं तो क्या होता है भाई, हीट मिलता है हमें। वैक्स को जलाते हैं यानी कैंडल को जलाते हैं तो भी क्या होता है, हमें हीट मिलता है। ठीक है, लाइटनिंग ऑफ कैंडल, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक देखो नाम से क्लियर हो रहा है, ये क्या होता है, हीट ऑब्जॉर्बिंग रिएक्शन होता है। क्या होता है, हीट ऑब्जॉर्बिंग रिएक्शन, हीट ऑब्जॉर्बिंग रिएक्शन, यानी हीट को ऑब्जॉर्ब करता है ये, यानी इसको हीट की ज़रूरत होती है। इसको क्या होती है बेटा, हीट की ज़रूरत होती है केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। इसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्या हो जाएगा, हीट ऑब्जॉर्बिंग रिएक्शन। ठीक है, एंडो मीन्स का इनसाइड, एंडो मीन्स का इनसाइड। जैसे मैं बातचीत करूं तो इसका मतलब क्या कि इसको A प्लस बी, तो इसको हीट की ज़रूरत होगी, हीट देंगे तभी प्रोडक्ट C बनेगा, यानी कि हीट की ज़रूरत इसको पड़ेगी। यानी कि एक्सोथर्मिक में हीट यहाँ पे रहेगा प्रोडक्ट में, एंडोथर्मिक में हीट कहाँ रहेगा, रिएक्टेंट में। ठीक है, ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। अब जो अगला पार्ट हम लोग देखेंगे, इसमें एग्जांपल की बात करो तो फोटोसिंथेसिस हो गया, क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। ठीक है, क्योंकि हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, इवेपोरेशन हो गया, सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं इसमें लिख दूँ तो क्या लिख सकता हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसको हम हीट करेंगे ना बेटा, हीट करेंगे तभी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में क्या करेगा, ये स्प्लिट होगा। क्लियर हुआ। अब चेंज इन स्टेट की बात कर ले, अगर मैं चेंज इन स्टेट की बात करूं तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम पहचान सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि मैं बातचीत करूं तो हम लोग क्या करते हैं, वैक्स कैंडल को जलाते हैं। बहुत अच्छे से समझना, जब कैंडल को जलाते हैं बेटा तो क्या होता है, कैंडल सॉलिड होता है। जब इसको जलाते हैं तो क्या क्या मिलता है, जब इसको जलाते हैं तो क्या क्या मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जब जलता है तो वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। आप देख पा रहे हैं जब वैक्स का कंबशन करता है, वैक्स को, मोमबत्ती को जलाते हैं तो पहले सॉलिड में होता है, फिर जलने के बाद क्या होता है, लिक्विड, यानी कि कुछ वाटर भी मिलता है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर क्या होता है, कुछ गैस में भी कन्वर्ट होता है, CO2 में। यानी कि इसका क्या होता है, स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। यानी कि मोमबत्ती का जलना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल में ऐड कर लेना। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है समझ लो, फिर समझाता हूँ, देख लो, लिखा हुआ है, छाप लो। The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance involved in it is known as chemical reactions। ठीक है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस है बेटा उसी के सिंबल्स को, फॉर्मूले को हम सीधे रिप्रेजेंट कर देंगे ना, वही हमारा केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, केक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन बनाना जरूरी ताकि हमारी स्टडी इजी हो जाती है। अब इतना लंबा बोलेंगे उससे बढ़िया क्या करें, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मैं क्या एक चीज बोलूंगा, या कोई रिएक्शन बोलूंगा, जिंक इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो बोलने से बढ़िया क्या करें, इक्वेशन को हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वही हमारा, यानी कि उसके वर्ड फॉर्मूले को और सिंबल को डायरेक्टली मैं लिख दूंगा तो आसान हो जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हमारे पास है जिंक, ये वर्ड इक्वेशन देखो, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बेसिक से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी। सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा, जिंक सल्फेट और क्या देगा, हाइड्रोजन। अब इसी के सिंबल्स और फॉर्मूले को हम डायरेक्टली लिख देंगे तो आसान हो जाएगा, वही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, वही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसका जिंक सिंबल क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको पता है, H2SO4। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिंक सल्फेट, आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। यानी कि हमने क्या किया, इसको लिख दिया, यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। यही हमारा क्या हो गया बेटा, केमिकल इक्वेशन हो गया।
मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इट इज रिएक्टेंट। जो नया सबस्टांस बना राइट वाला पार्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रोडक्ट। क्लियर हुआ। और हाँ, केमिकल रिएक्शन बनाते वक्त ध्यान रखना है कि दो रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स उनके बीच में क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाते जाना है। जैसे रिएक्टेंट्स खत्म हुए फिर क्या करना है, एक एरो लगाना है जो पॉइंटेड होगा जो नया सब्सटेंस प्रोडक्ट बन रहा है उसके तरफ। ये चीज आपको इक्वेशन बनाने में ध्यान रखना है। टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, इक्वेशन को कैसे मोर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन को कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी देख करके पहचान जाएं बहुत जल्दी से, उसके कुछ रूल्स हैं उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं उसको मैं दिखा देता हूँ, समझना आप लोग। बहुत मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देना है। जैसे कि मैं बताऊँ तो जिंक, जिंक क्या है, सॉलिड है, यानी यस लगा देंगे। H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, एक क्यू लगा देंगे। यानी इसी टाइप का कुछ मैं बताने वाला हूँ, मोर इन्फॉर्मेटिव, कैसे और ज़्यादा इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इक्वेशन को और भी कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। यानी कि टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कुछ चीज़ें उसको हम लोग जल्दी फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बाई इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, अभी मैंने बताया आपको कि इसके फिजिकल स्टेट को बता देंगे कि किस स्टेट में है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैसियस स्टेट में है, किस स्टेट में है, तो भी इक्वेशन का थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। जैसे जिंक का रिएक्शन H2SO4 से मैंने कहा था क्या बना, जिंक सल्फेट बना, H2 बना। ठीक है, हाइड्रोजन बना। अब देखो जिंक क्या है, सॉलिड है, यानी कि यस से मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया, किससे डिनोट कर दिया, एच से डिनोट कर दिया। यहाँ पे H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि एक क्यू से मैंने डिनोट कर दिया। ZnSO4 जो प्रोडक्ट बना एक्यू एक्वस, H2 गैस यानी कि जी से मैंने डिनोट कर दिया, यानी कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया। अब सेकंड क्या है, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज, हीट चेंज यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कार्बन का सॉलिड है, जब ऑक्सीजन के साथ क्या बर्न हो रहा है, जी ऑक्सीजन क्या गैस है, तो क्या बना, CO2 बना, और साथ में क्या हो रहा है, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। ये मैंने हीट यहाँ पे दिखा दिया, हीट हमने क्या किया यहाँ पे दिखा दिया। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक, इसलिए क्लियर हो गया। दूसरा N2 क्या है, गैस है, O2 क्या है, गैस है, यानी इसको हीट देंगे तो 2NO बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्या बनेगा, ये गैस होगा। ये इससे ये पता चल रहा है, मैंने यहाँ पे हीट दिखा दी, इसलिए ये पता चला कि क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि इक्वेशन को बहुत इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, कुछ तरीके हैं। ठीक है, टू इंडिकेट द कंडीशंस, किस कंडीशन में वो रिएक्शन कर रहा है ये भी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे कि ये हमारा 2KClO3 है, क्या हमारा 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, क्या हमारा पोटेशियम क्लोरेट, ये सॉलिड है। जब इसको हीट करें, हीट का साइन किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। MnO2 क्या है बेटा, यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है या फिर चेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। आगे क्लास में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, यानी कि पोटेशियम क्या, किसको मैंने हीट किया, पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो क्या मिला, ये मिला हमें और ये मिला। यानी कि कंडीशंस मैंने बता दिया कि भाई कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी कि मैं इक्वेशन को और मैंने क्या बना दी, इन्फॉर्मेटिव बना दी, कुछ तरीके थे। अब पार्ट में डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। क्योंकि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अच्छे से समझ जाते हैं हम, तो बैलेंसिंग करने में आसानी होगी। क्योंकि समझेंगे कि होता क्या है, बैलेंस होता क्या है, तभी तो अनबैलेंस को बैलेंस करेंगे, है कि नहीं। हाँ भाई चलो, बहुत बढ़िया। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, यानी कि किसी एलिमेंट के एटम्स दोनों साइड्स में अगर इक्वल हो, किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स जो है ना, रिएक्टेंट में जितना है उतना प्रोडक्ट में भी हो, तो हम कहेंगे हाँ भाई जो रिएक्शन दिया हुआ वो बैलेंस्ड है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जिंक का रिएक्शन कराया हमने H2SO4 से, तो क्या बना बेटा, ZnSO4 H2 बना। अब हम लोग देख लेते हैं जितने एटम्स एलिमेंट के, जितने एटम्स रिएक्टेंट में उतने अगर प्रोडक्ट में होंगे तभी हम कहेंगे इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, अदरवाइज ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे मैंने लिखा एलिमेंट, यहाँ लिखा इन रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं एंड प्रोडक्ट में।
नंबर ऑफ जिंक एटम की बात करें तो रिएक्टेंट में कितने हैं भाई, 1 है, यानी 1 लिख दिया हमने। प्रोडक्ट में जिंक के कितने एटम है, 1 है। अब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 हैं, H2 है नहीं 2 है यहाँ पे, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। H की बात करें रिएक्टेंट में H कितना है, S1 है, इसमें भी प्रोडक्ट में भी देखो 1 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं यहाँ पे क्या है, 4 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 4 है। यानी कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है उतने नंबर ऑफ एटम्स कहाँ है, प्रोडक्ट में है। ठीक है, ईच एलिमेंट का। तो हम कहेंगे हाँ भाई जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या है हमारा, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है, ये तो बैलेंस्ड है। आप समझते हैं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगा। अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या, जिसमें क्या होंगे एटम्स जो होंगे ना, ईच एलिमेंट के जो एटम होते हैं, प्रत्येक एलिमेंट जो एटम्स होंगे क्या होंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे वो इक्वेशन क्या अनबैलेंस्ड है। जैसे मैं यहाँ पे लिया हूँ एग्जांपल, H2 + O2 क्या बनता है, H2O बनता है। तो इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है, चेक भी कर सकते हैं। देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितना है, 2 हो, तो सही है। अब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन बेटा देखो 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 1 ही है, तो कहीं न कहीं ये हमारा बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 होता तो इक्वेशन हमारा बैलेंस होता। तो इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आया कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। क्योंकि बेटा आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, तो इक्वेशन दे देगा। अब मान लो यही इक्वेशन आपको दे दिया और बोलेगा भाई चलो इसको बैलेंस करके बताओ, तो कैसे करोगे, उसी को इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं। बहुत बेसिक मेथड बताऊंगा, उससे आप किसी भी इक्वेशन को आराम से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल करके हम लोग देख लेते हैं। कुछ मैंने इक्वेशंस लिए जो अनबैलेंस्ड हैं। ठीक है, इनको हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं, 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। इसको बैलेंस करके मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ईजी वे में कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली सिंपल इक्वेशंस को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। ठीक है, नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ पे कम है ज़्यादा उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बस और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 3 इक्वेशंस को मैं आपको बैलेंस करके बताता हूँ, और भी कुछ इक्वेशंस बताऊँगा, टेंशन मत लेना, घबराना नहीं बिल्कुल भी, आपको बैलेंस करना आराम से आ जाएगा। एक पहले क्वेश्चन को जो मैं कराऊंगा इसको थोड़ा सा बहुत स्टेप वाइज करा दूंगा ताकि आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको डायरेक्टली करते चलूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे, पहले इक्वेशन की बात करूँ, एलिमेंट्स लिखूँगा। ठीक है, यहाँ मैं लिखूँगा रिएक्टेंट, इधर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट। ठीक है, एक इक्वेशन को स्टेप वाइज करके बता लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर डायरेक्टली आप कितने भी बड़े इक्वेशंस को आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 2, प्रोडक्ट में कितना है, 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 2, प्रोडक्ट में कितना है, 1। देखो कहीं कि इक्वेशन क्या हमारा बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट के ओ में, यानी स्टेप फर्स्ट, स्टेप वाइज समझना, समझ में आ जाएगा। यानी कि H2 + O2 हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके प्रोडक्ट में, क्या हो जाएगा, 2H2O। क्या हो जाएगा, 2H2O। क्या हो जाएगा, 2H2O। अब फिर देखते हैं, फिर टेबल बनाते हैं, फिर टेबल बनाते हैं, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब फिर देखेंगे हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 2, प्रोडक्ट में कितना है, 2 × 4। ऑक्सीजन कितना है, 2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2। अब क्या करेंगे, अभी भी ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि स्टेप 2 में क्या करेंगे बेटा, अभी मैं बिना स्टेप के बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहले स्टेप समझ लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2H2 + O2 क्या बन जाएगा, 2H2O। 2H2 + O2 क्या बन जाएगा, 2H2O। अब इसको देख लेते हैं, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, 4 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 4 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है, 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 2 है।
यानी कि नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इक्वल हो गया, यानी कि इक्वेशन ये क्या हो गया हमारा बैलेंस्ड हो गया। ये इक्वेशन कैसा बेटा, ये हमारा बैलेंस्ड है, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो ये था हमारा क्या था, अनबैलेंस्ड था, अनबैलेंस्ड था। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको स्टेप वाइज करके बता दिए। अब हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने बेसिक आप लोगों को इसलिए बता दिया कि कभी अगर मान लो भूल भी जाते हो तो ऐसे चेक करके आप कर सकते हो। अब डायरेक्टली हम लोग करते हैं। अब जो सेकंड इक्वेशन हम लोग करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन कौन सा है भाई, वो है हमारा Fe प्लस H2O Fe3O4। इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं Fe प्लस H2O, प्रोडक्ट क्या बना Fe3O4 प्लस H2। ये हमारा अनबैलेंस्ड है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखो Fe1 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये भी 3 हो जाएगा। रिएक्टेंट में Fe कितना है, Fe के एक एटम है, प्रोडक्ट में 3 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप 1 क्या हो जाएगा 3Fe प्लस H2O क्या हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। अब फिर चेक करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा स्टेप 1, ये रहा हमारा स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, केवल मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब Fe3 है, कोई दिक्कत नहीं, Fe भी 3 है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। H2 है, इसमें भी H2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो क्या करेंगे फिर यहाँ इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगला स्टेप हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O क्या बन जाएगा Fe3O4 प्लस H2। अब फिर देखते हैं, यहाँ पे Fe तो 3 है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 4 2 8, यानी ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 8 है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है 4 2 8, हाइड्रोजन कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, केवल हमें बैलेंस किसको करना है हाइड्रोजन को। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 8 हो जाएगा। यानी स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब हमारा कहीं ना कहीं इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। 3 स्टेप में हमने बैलेंस कर दिया, सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब चेक कर लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इक्वल है कि नहीं है। Fe के 3 है, यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट में 8 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया इक्वल हो गया। यानी इक्वेशन क्या होगा बेटा, ये बैलेंस्ड हो गया, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन में आ गया। वैसे ही Mg प्लस O2 को बैलेंस कर लो। इसको कैसे बैलेंस करोगे, देखो इसमें क्या है रिएक्टेंट में 2 है, यहाँ भी सॉरी यहाँ पे 1 है ना, रिएक्टेंट में 1, ये भी 1 है। ये ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट में, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करेंगे सीधे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पहला स्टेप क्या हो जाएगा Mg प्लस O2, तो क्या हो जाएगा 2MgO। अब देखो यहाँ पे 2Mg हो गया, यहाँ पे Mg ही है, तो क्या करेंगे इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2Mg प्लस O2 सॉरी 2MgO। ये हमारा क्या हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। 2Mg प्लस O2 2MgO, ठीक है। और 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ये भी हमारा बैलेंस, और ये भी हमारा बैलेंस जो भी मैंने करवाया था। यानी इक्वेशन को बैलेंस आप बहुत ईजी वे में कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। अच्छा, आपके एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में बोल देगा, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। जैसे आपके एग्जाम में बोल सकता है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन
टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका इक्वेशन बनाना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन कभी भी H2 फॉर्म में, ठीक है, डायटोमिक में एग्जिस्ट करेगा, प्लस क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, HCl। अब देखो ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, इसको हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, बैलेंस करेंगे, क्योंकि इक्वेशन आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ऑफ व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, देखो यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 1H है, यहाँ पे क्या है 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी बैलेंस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2HCl। अब देख लेते हैं, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2, क्लोरीन 2 रिएक्टेंट में भी, क्लोरीन 2 प्रोडक्ट में भी, क्या हो जाएगा H2 + Cl2 2HCl। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फेज भी बताएंगे, किस फेज में है, किस स्टेट में है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होता है, क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक प्रकार का गैसीय, तो ये भी गैसियस स्टेट में। ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करने आ गया, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। दैट इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि वर्ड से कैसे सिंबल और फॉर्मूले के रूप में इक्वेशन को लिख सकते हैं, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। ये जो वीडियो होगा ना सबके लिए बेनिफिशियल होगा, कह सकते हो कि केमिस्ट्री का सी है ये, क्योंकि आप लोग को पता है कि बहुत सारे इक्वेशन वर्ड में दिए होते हैं, उसे हमें कन्वर्ट करना होता है सिंबल्स और फॉर्मूले के रूप में, यानी उसको इक्वेशन पूरा बनाना होता है। तो किस तरह से बनाएंगे ये चीज़ें हमने यहाँ पे नोट करी हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 10th लेवल के हिसाब से बहुत सारे इक्वेशंस आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सवालों के जवाब आपके मिल जाएंगे। जैसे कि एक लिखा हुआ मैंने कि हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्ड इन एयर टू प्रोड्यूस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, या वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ, कैसे सिंबल और फॉर्मूले के रूप में इसको मैं बना सकता हूँ, ये सारी चीज़ वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। इतने बड़े बड़े इक्वेशंस को कैसे हम लोग एक लाइन में सिंबल और फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, ये मैं चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे इक्वेशंस को बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि कैसे इक्वेशंस को बनाते हैं। सर इक्वेशंस बनेगा कैसे, ये बहुत मैटर करता है। तो इतना चीज़ आप समझ जाओगे ना तो कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हैं 10th लेवल के हिसाब से, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि आयंस वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस के बारे में, तो उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे लगातार, ठीक है। सॉरी, कुछ पॉजिटिव आयंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, H+ होता है, पोटेशियम का K+ होता है, सोडियम का Na+ होता है, सिल्वर का Ag+ होता है, अमोनियम का NH4+, बेरियम का Ba2+, कैल्शियम का Ca2+। ये सब आपको पता है कि वैलेंसी के हिसाब से होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज आते हैं, आयंस आते हैं, आपको पता है, ठीक है। जैसे सोडियम क्या करता है, एक सोडियम पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है एक। जैसे कैल्शियम क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो क्या होगा, इस पर 2+ चार्ज आ जाएगा, ये सब तो आपको पता है। उसी तरह से मैग्नीशियम का Mg2+, जिंक का Zn2+, लेड Pb2+, मरकरी का Hg2+ होता है। कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कहीं पे क्या होता है Cu2+, कहीं पे Cu2+ भी होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आयरन भी उसी प्रकार से वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, Fe2+, Fe3+, एल्युमिनियम Al3+। अब नेगेटिव आयन की बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो समझने वाली चीज़ क्या है, क्लोराइड का Cl-, क्यों क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करता है तो 1- आ गया, ये चीज़ आपको पता है, ये नहीं बताऊंगा मैं। ब्रोमाइड का Br-, आयोडाइड का I-। हाइड्रोक्साइड जहाँ भी दिखे OH- आपको लगाना है। नाइट्रेट NO3-, बाइकार्बोनेट यानी इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, HO3 HCO3-, कार्बोनेट CO3-, सल्फेट SO4-। ऑक्साइड का है O2-, सल्फाइड का S2-, नाइट्राइड का N3-। क्लियर हुआ ये चीज़ है। अब कुछ मेटल्स हैं, जैसे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे ऐसे बोल सकता है ना कि जिंक मेटल रिएक्ट विद, यानी कि जहाँ पे डायरेक्टली आपको बोल दिया कि जिंक मेटल या फिर सोडियम मेटल या फिर पोटेशियम मेटल, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली के लगाएंगे। आयंस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, डायरेक्टली ये चीज़ें आपको लगा देनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
सम नॉन मेटालिक गैसेज, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होगा, यानी जहाँ भी बोल दिया कि समथिंग रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो यहाँ पे O नहीं लगाएंगे, O2 लगाएंगे, क्योंकि हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन के लिए O2 लगाएंगे, नाइट्रोजन के लिए N2, हाइड्रोजन के लिए H2 और क्लोरीन के लिए Cl2 लगाएंगे, क्योंकि बेटा हमेशा ये क्या करता है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ। अब एक टर्म मैंने लिखा हुआ है, एक की पॉइंट है आप लोगों के लिए समझना, बर्निंग मीन्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, यानी कहीं भी किसी रिएक्शन में बोल देता है कि समथिंग बर्न विद, ठीक है, तो कहाँ वहाँ पे रिएक्शन ऑक्सीजन से ही कराएं। जैसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में देख लो, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न इन एयर, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन किससे कराएंगे, O2 से कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, बर्न इन एयर, बहुत बेसिक है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चन को करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इक्वेशंस को बनाते हैं। जैसे ये दिया हुआ तो इसको कैसे इक्वेशन बनाएंगे, इसको कैसे इक्वेशन बनाएंगे, और भी कुछ क्वेश्चन मैं करके आपको बता दूंगा कि कैसे इक्वेशन एक्चुअली बनाते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले क्वेश्चन की मैं बातचीत करूं, अगर मैं पहला क्वेश्चन करूं ठीक है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन करूं, पहले क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है, इसका मैं इक्वेशन बनाता हूं। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न इन एयर, सबसे पहले समझेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने 9th में कम से कम कई सारे वीडियोज दिए थे, आपको जा करके देख सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद बर्न इन एयर, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या लिखेंगे, H2S लिखेंगे कि HH2 लिखेंगे कि HSH2, क्या क्या लिखेंगे ये समझते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब क्या, यहाँ समझते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे H+, सल्फाइड, सल्फाइड कहीं दिख रहा है, सल्फाइड H2-, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका चार्ज का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसके चार्ज का इससे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका चार्ज 2 है, 2 माइनस यानी कि H2, और इसका चार्ज कितना है 1, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा, ठीक। या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दो सिंबल, यहाँ लिख दो वैलेंसी, सिंबल क्या क्या है, H है, S है, इसका चार्ज कितना 1 है, इसका चार्ज 2, तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा। फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, H2S निकल के आ जाएगा। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S। आ रही चीज़ समझ में, नहीं आए तुरंत वीडियो पॉज करके कमेंट करो, या फिर ऐसे भी कमेंट कर सकते हो, पॉज करने की ज़रूरत नहीं है भाई। यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला पता हो गया कैसे निकला, H2S। H2S2 क्यों, H2S2 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूला बना के बता दिया। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न इन एयर, मैंने क्या बताया बेटा कि किसी चीज़ को अगर बर्न करेंगे इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे इन एयर टू प्रोड्यूस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर यानी H2O, और क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2। आप इसको बना भी सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको बना भी सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2, तो यही आपका क्या हो गया, रिएक्शन बन के आ गया, क्या बना, H2S + O2, H2O + SO2, यानी इसका रिएक्शन ये बन के आ गया। आराम से बना सकते हैं। बैलेंसिंग करना आपको पता ही है, पिछले लेक्चर में मैंने बैलेंसिंग बताया था, कैसे बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, आप बैलेंस वगैरह कर लेना। ये तो हमें लग रहा बैलेंस ही है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, एक गैस यहाँ पे भी एक गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो गया, यानी कि इसको बैलेंस आप लोग कर लेना। बैलेंसिंग मैंने बताए थे, बैलेंसिंग की बातचीत इसमें नहीं करेंगे। यानी एक जनरल इक्वेशन हमारा ये बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और भी कई क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। बस वीडियो को पूरा देखो, वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं हो, वीडियो पूरा देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कोई चीज़। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई चीज़ बचेगा नहीं आपसे, यानी हर चीज़ क्लियर हो जाएगा अगर पूरा आप अच्छे से देखते हैं तो। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब सर इतना बड़ा इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन है, इतने बड़े बड़े फार्मूले, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, कैसे होगा, हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो। कैसे होगा देखो, सबसे पहले कह रहा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब क्या, इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे। बेरियम कहाँ गए भाई हमारे, बेरियम, हाँ Ba2+ है, समझना क्या है भाई,
Ba2 प्लस बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, हाँ Cl माइनस। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका चार्ज इस पे आ जाएगा, इसका चार्ज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा BaCl2, क्योंकि 2 है तो यहाँ पे चला जाएगा, एक यहाँ पे चला जाएगा, यानी Ba1Cl2 यानी कि BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, BaCl2 क्या हो जाएगा, चलो हो जाएगा ये BaCl2। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता हो गया, कैसे निकालेंगे। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देख लो। एल्युमिनियम कहाँ दिख रहा है भाई, कहाँ गया, हाँ Al3+, यानी कि Al3+ एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फेट कहाँ गया भाई, कहाँ गया, दिख रहा है तुम्हें कहीं, हाँ मुझे तो दिख गया भाई, ये सल्फेट SO4 2- सल्फेट का। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसका चार्ज को मल्टीप्लाई इससे, इसके चार्ज से इससे, तो क्या हो जाएगा Al2 अब SO4 का, ये इसका चार्ज इससे मल्टीप्लाई SO4 थ्राइस, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला निकल के आ गया भाई, क्या Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी कि इसका रिएक्शन क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई आपको। अब क्या करेंगे, गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे निकालेंगे, एल्युमिनियम देख लो भाई Al3+, हाँ एल्युमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड Cl-। अब क्या करेंगे फिर भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा, Al पे एक चार्ज यानी AlCl3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा AlCl3। बोलिए सब समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। यानी एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा बेटा AlCl3। गिव्स एल्युमिनियम, हाँ गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, और क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम सल्फेट मतलब क्या, देखो कहीं दिख रहा है, हाँ Ba2+, यानी कि Ba2+ सल्फेट, बेरियम सल्फेट बनेगा ना, बेरियम सल्फेट, सल्फेट कहाँ गया SO4 2-। अब देखो दोनों पे चार्ज 2 है, कट जाएगा, BaSO4 सीधे बचेगा। चार्ज कटने का मतलब क्या, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से इधर, तो यानी क्या लिख सकते हैं, दोनों को हटा दो, यानी BaSO4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा BaSO4। तो ये आपका रिएक्शन ये बन के आ गया, यानी दिखा तो इतना बड़ा, बना दिया मैंने इतने में। अब सोचो कितना मज़ा आ रहा होगा आपको, अच्छा लगा कि नहीं लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर बताना भाई कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे आपको बोल सकता है कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम मेटल बोल दिया तो क्या डायरेक्टली ये पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, और क्या दिया हुआ, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बताएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड मतलब क्या OH- K प्लस OH-, यानी क्या हो जाएगा, एक है तो भाई क्या हो जाएगा KOH हो जाएगा। और क्या बोला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मतलब क्या है H2 प्लस H2। आपका इक्वेशन क्या बन के आ गया बेटा H2, जे वाला इक्वेशन बन के आ गया, K प्लस H2O, KOH प्लस H2, KOH प्लस H2। इक्वेशन कर लेना बैलेंस, मैंने बताया है। यानी कि किसी भी वर्ड इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सिंपल फार्मूले के रूप में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे फार्मूला बना सकते हैं, पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में मैंने बता दिया। टाइप करूँगा बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का, जिसमें बताएंगे आपको हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, कुछ टाइप्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है क्लास 10th के हिसाब से। पहला पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है,
चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एंड फिफ्थ वाला जो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास में भी बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये चीज़ हमें पढ़नी है। एक एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक रिएक्शन को समझना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसको समझते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं, नाम से बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं कि क्या होने वाला है। जैसे कि बोल रहा है कॉम्बिनेशन, यानी कि कंबाइन होगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बताया मैंने, आप नोट भी कर सकते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि पहले की बातचीत करूँ तो सपोज दैट हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट है। जनरल इक्वेशन में आपको बता दूं, ए और बी दो रिएक्टेंट है, ये कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जनरल इक्वेशन हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये इस वाले पार्ट को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो नया सब्सटेंस बना उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। लेफ्ट वाले को रिएक्टेंट, राइट वाले को प्रोडक्ट। यानी कि इसमें देख पा रहे हो आप, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो कौन सा रिएक्शन है भैया, ये रिएक्शन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जनरल इक्वेशन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कार्बन को क्या करते हैं, हम जलाते हैं। बर्निंग का मतलब क्या, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, वर्ड से कैसे फॉर्मूले और सिंबल्स को लिख करके बनाते हैं। पूरा पिछले पार्ट में मैंने बहुत बेसिक डिस्कस किया है। जो भी बच्चा पहला वाला पार्ट नहीं देखा ना, इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ज़रूर देख लेना। तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। बर्निंग ऑफ कोल C+O2 CO2। ये भी क्या हुआ हमारे, ये भी हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। भी कौन सा रिएक्शन है हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इक्वेशन को बैलेंस कर लेना आप लोग। बैलेंसिंग मैंने बताया, आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस में कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे क्या करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने 4 हो गया, 2H2 + O2 2H2O। ठीक है, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे H2 + Cl 2HCl हो गया। ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। यानी कि दो प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर हुआ, बहुत ज़्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो। क्लियर हुआ। अब सेकेंड देखते हैं, डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बेटा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पूरा अपोजिट होता है। क्या होता है, पूरा अपोजिट होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये पूरा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, ये अपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि इसका मैं जनरल इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एक रिएक्टेंट से कई सारे प्रोडक्ट्स बन जाएं तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब क्या, टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है, जनरल इक्वेशन है। ये अपोजिट होता है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। किसका अपोजिट होता है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, अब देखो डिकम्पोजिशन होगा तो कई चीज़ के प्रेजेंस में होगा। हीट देंगे तो भी डिकम्पोज कर सकता है, लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर सकता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो भी डिकम्पोज होगा। यानी हम कह सकते हैं द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाई अप्लाइंग हीट। या तो हम हीट अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, या फिर सनलाइट या फिर लाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये स्प्लिट कर जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या करेगा, स्प्लिट कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा। तो इसी के बेस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा 3 प्रकार के होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, पहला जो पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो नाम से क्लियर, थर्मल मतलब क्या है, हीट। जब किसी रिएक्टेंट को हीट करेंगे, हीट देंगे तो क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीट,
व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने क्या किया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या कर दिया, हीट दे दिया, यानी हीट कर दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर जाएगा, ये स्प्लिट कर जाएगा, यानी एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन गए। कौन सा रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन में कौन सा प्रकार होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हमने इसको हीट किया तो क्या हुआ, ये स्प्लिट कर गया, यानी हम इसे क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये हमारा रिएक्टेंट है, आपको पता ही है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। जो दूसरा है, क्योंकि डिकम्पोजिशन तीन प्रकार के, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब जो दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी रिएक्शन है या फिर कोई भी टॉपिक है, उसके नाम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्लैरिफाई हो जाती हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे H2O को हम स्प्लिट करते हैं, H2O को स्प्लिट करते हैं कैसे, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, H2 + O2 में ये स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो क्या होगा, H2O डिकम्पोज हो जाएगा H2 और O2 गैस में। ये किसका एग्जाम्पल होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा जो है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। तीन प्रकार पढ़ने थे डिकम्पोजिशन के, तो तीसरा क्या है, फोटोलिसिस। फोटोलाइसिस भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, यानी द डिकम्पोजिशन कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। जैसे AgCl एग्जाम्पल इसमें भी देख लो, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, Ag और Cl2 में क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। ये क्या होगा हमारा, ये फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ सकते हो आप लोग। कहीं से कोई दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको लगता है कि सर से पर्सनल बातचीत करनी है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करूँ, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ऑफिशियल नंबर आपको पता होना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट हैं उनके हेल्प के लिए मेरा ऑफिशियल नंबर है 9412687328। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानते हैं। अब तीसरा कौन सा रिएक्शन पढ़ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो ये भी नाम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डिस्प्लेसमेंट होगा कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अब क्या डिस्प्लेसमेंट होगा पूरा हम लोग जानते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग मैं बोल रहा हूँ तो लिख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जैसे आप अगला चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी गई होंगी। आप लोग रियल कॉन्सेप्ट पे जाके पूरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा पढ़ा दिया। उसमें रिएक्टिविटी सीरीज भी मैंने कराया है, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो चीज़ें आप कर सकते हैं, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हो क्या करेगा, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। उसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है, जब जिंक के रॉड को हम क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो क्या करेगा, अब ये जिंक कॉपर को इसके सॉल्यूशन से हटा देगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा। क्योंकि जिंक क्या है,
कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक क्लोराइड को डाला तो क्या हुआ, अब जिंक ने कॉपर के सल्फेट के सॉल्यूशन कॉपर को हटा दिया, जिंक सल्फेट हो गया, ये जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर अकेले बेचारा बच गया। यानी देख पा रहे हैं जिंक क्या कर रहा है, इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेसेज कॉपर, ठीक है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर हुआ है, क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक ने क्या किया बेटा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये भी क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक में दिए होंगे, आप लोग देख सकते हैं। चलो मैं एक और करा लेता हूँ, जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को हमने डिप किया, ठीक है, आयरन को हमने डिप किया, आयरन को हमने डाला तो क्या मिल जाएगा। अब देखो आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कर देगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा आयरन, यानी क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। क्योंकि आयरन क्या है बेटा, यहाँ पे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब कॉपर सल्फेट ये ब्लू सॉल्यूशन होता है, कि क्या कलर होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। आयरन आपको पता है ग्रे कलर का। अब जो सॉल्यूशन बन जाएगा या FeSO4 बनेगा, ये ग्रीनिश हो जाएगा, किस कलर का हो जाएगा, ये ग्रीनिश सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो कॉपर होगा वो रेड ब्राउन का। या बुक से देख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, यहाँ से भी आपको समझ में आ रही होंगी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी नाम से काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन डबल होगा, 2 बार होगा। डिस्प्लेसमेंट तो होगा बेटा, लेकिन क्या होगा, 2 बार होगा। A reaction in which a new compound is found by mutual exchange of ions। क्या बता सकते हैं, A reaction in which new compounds are found by mutual exchange of ions between two compounds। यानी डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन 2 बार होगा, यानी कि एक्सचेंज का आयन हो जाए, सॉरी आयन का एक्सचेंज हो जाएगा गिवन कंपाउंड, जो भी 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, तो वही क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल सुना, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज, सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या, AgNO3। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या, NaCl। कैसे इक्वेशन बनाते हैं केमिकल इक्वेशन, ये मैंने पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से बताया, यानी पूरा बेसिक मैंने बताया, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। यानी कब AgNO3 का सॉल्यूशन जब NaCl के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, मिक्स किया जाता है, देन अ वाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड, देन वाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड मतलब क्या, AgCl, वाइट PPT ऑफ AgCl फॉर्म्ड along with सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, along with सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि NaNO3 सॉल्यूशन। यानी कि इक्वेशन आपका ये बन गया। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे, अब यहाँ पे आप देखेंगे, जब हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में NaCl सॉल्यूशन को मिक्स किया, तो क्या बना, सिल्वर क्लोराइड मिल गया, सिल्वर क्लोराइड का PPT मिल गया, प्रेसिपिटेट मिल गया, क्या मिल गया, वाइट PPT मिल गया, सिल्वर क्लोराइड का वाइट PPT मिल गया, प्रेसिपिटेट मिल गया, और सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिल गया। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुआ। जैसे कि Na ने क्या किया, इसको Ag को डिस्प्लेस कर दिया, यानी NaNO3 यहाँ पे बन गया, और जो Ag है और Cl किसके साथ आ गया, Ag के साथ आ गया, यानी AgCl बन गया, NaNO3 बन गया। यानी देख पा रहे हैं जो म्यूचुअल एक्सचेंज, आयन का क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज का, यानी कि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रहा है बेटा, 2 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। क्लियर हुआ। चलो जो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, इसको देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि देखो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे रिडक्शन जरूर होगा यहाँ, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग को बहुत अच्छे से जानना है। यानी कि दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। समझना थोड़ा सा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। यानी कि जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होगा, यानी कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक टर्म को समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो कई टर्म से कई चीज़ों से हम डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, रिडक्शन को। तो कुछ चीज़ें जो आपको 10th लेवल में पढ़नी है उसको मैं बताऊंगा, उस लेवल से बताऊंगा, कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर किसी और एलिमेंट के अक्रॉस बताएं तो, या फिर ये हो सकता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टांस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टांस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी प्रकार से रिडक्शन क्या होता है, पूरा टोटली अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टांस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टांस इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, किसी भी सबस्टांस में अगर O2 ऑक्सीजन ऐड हो रहा है फिर हाइड्रोजन निकल रहा है तो हम क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है। रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या किसी सबस्टांस में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है उस सबस्टांस से, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा रिएक्शन हुआ। अब दोनों रिएक्शन को मिला क्या बोलते हैं, रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। रिडक्स रिएक्शन का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्योंकि देखो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कहीं से अगर हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो कहीं ना कहीं से रिमूव होकर क्या होगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी कि ये कहीं रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन ये चीज़ समझो, एग्जाम्पल लिया मैंने CuO + H2, Cu + H2O बना, इसको समझते हैं। अब देखो रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, अब बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। अब CuO है यहाँ पे, तो अब प्रोडक्ट में जाके देख पा रहे हैं Cu बच रहा है केवल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो रहा है। यहाँ पे CuO है लेकिन यहाँ पे क्या बचा, प्रोडक्ट में Cu बचा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से क्या एक ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। यानी कि इस पार्ट में क्या हो रहा है, इस पार्ट में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, यानी इस पार्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो ऑक्सीजन निकला तो कहीं की ऐड होगा, ठीक है। आप देख पा रहे यहाँ पे H है लेकिन यहाँ पे जाके H2O हो गया, यानी इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, H2 में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं, कहीं पार्ट में, कहीं रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यानी कौन सा इक्वेशन है ये रिडक्स, कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो एक बार और समझ लो, कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे O है लेकिन अगले पार्ट में यानी कि प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं केवल हाइड्रोजन था लेकिन प्रोडक्ट बना H2O, यानी कि O नहीं था लेकिन यहाँ पे एडिशन हो गया O का। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है। यानी कहीं कि ये क्या है, पूरा ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तीसरी चीज़ क्या समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो बहुत अच्छे से समझना। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उस उल्टा बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी CuO क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे और जिसका ऑक्सीडेशन हो उसे हम क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। यानी कि H2 क्या हो जाएगा हमारा, H2 हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर हो रही है सारी चीज़ें। और जैसे कि सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, सबस्टांस जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो रिड्यूस हुआ उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। रिड्यूस कौन हुआ CuO, तो इसे हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ। ये रहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कुछ प्रोसेस। इस पार्ट में करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। 5 पार्ट पूरा अच्छे से नोट्स के साथ मैंने कवर करवाया है और ये जो लास्ट पार्ट है यानी कि जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है बेटा, उसका लास्ट पार्ट है, यानी कि इससे ज़्यादा आपको अब इस चैप्टर में नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप फेमिलियर होंगे इसलिए कोरोजन और रेंसिडिटी से, क्योंकि लोअर क्लास में थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना और थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बेसिकली जो ऑक्सीडेशन का अफेक्ट होता है डैमेजिंग इफेक्ट होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है डैमेजिंग इफेक्ट होता है। अगर मेटल पे डैमेजिंग इफेक्ट हो रहा है यानी कि डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ मेटल इज नोन एज कोरोजन एंड डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फूड इज नोन एज रेंसिडिटी। अब जब भी हम लोग कोरोजन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, क्या आती है कि रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन का मतलब क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे दिमाग में आता है, लेकिन और सारी चीज़ें होती हैं, अभी बताऊंगा, पहले समझ लो थोड़ा सा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी आयरन के रॉड को या फिर किसी भी आयरन के मटेरियल को हम क्या करते हैं एयर में एक्सपोज कर देते हैं, एयर में क्या करते हैं रख देते हैं, तो कुछ दिनों बाद उस पर एक परत जम लगती है, एक लेयर जम लगती है रेड ब्राउन कलर की एक उस पर परत जम लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं रस्ट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। कोरोजन का और भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ उसको देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और सम अदर केमिकल्स। यानी कि इसके जो सरफेस में क्या होता है सरफेस इसका डिग्रेड होने लगता है, यानी छोटे छोटे पार्ट में टूटने लगता है। किस कारण से, जब क्या होता है इसको एयर में एक्सपोज करते हैं या फिर इस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या फिर एयर के कांटेक्ट में आता है या फिर किसी अदर केमिकल के कांटेक्ट में अगर क्या होता है मेटल आता है तो उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, यानी कि उस टूटने लगता है, छोटे छोटे पार्ट में क्या डिग्रेड करने लगता है। डिग्रेड मतलब क्या, छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट होने लगता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने बताया आपको। आपने देखा होगा सिल्वर जो होता है ना, जो देखो जो मेरी रिंग है ना ये सिल्वर की है, तो इस पर देखो ब्लैक कलर की, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं इस पर, यानी कि ब्लैक कलर के क्या हो जाते हैं स्पॉट बन जाते हैं, यानी कोट बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, उसे भी क्या कहेंगे कोरोजन कहेंगे। यानी कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर क्या होता है ये ब्लैक कोटिंग होने लगती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर देखोगे आप, तांबा देखोगे आप, तो उस पर क्या होता है ग्रीन कलर का लेयर चढ़ने लगता है, तो भी क्या होता है कोरोजन ही होता है। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये सब किसके एग्जांपल है, सब कोरोजन के एग्जांपल है। अब कोरोजन बेसिकली करता क्या है, किसी मेटल को वीक कर देता है। जैसे लिखा हुआ है कोरोजन वीकेंस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ, और उसकी लाइफ को क्या करता है कम कर देता है। आपने देखा होगा हम किसी भी आयरन को या फिर आयरन के बने किसी भी स्ट्रक्चर को हम बाहर रख देते हैं, जो पानी के कंटेक्ट में होता है, एयर के कंटेक्ट में होता है, मॉइस्चर मतलब क्या वाटर, ठीक है, नमी, या फिर किसी केमिकल कंटेक्ट में होता है, क्या होता है डिग्रेड होने लगता है, उसकी लाइफ एकदम कम हो जाती है। आपने देखा होगा छत पे कोई रेलिंग वगैरह लगी हो लोहे की, अगर बारिश से भीगते भीगते क्या होता है बताओ क्या होता है, डिग्रेड होने लगता है, टूटने लगता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो बहुत सारे प्रिवेंशंस भी है कोरोजन को लेकर के, यानी कि कोरोजन से कैसे बचा सकता है। जो मेन चीज़ है पेंटिंग है, क्या होता है पेंटिंग। अगर किसी आयरन को हम पेंट कर दे तो जल्दी कोरोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ऊपर से एक लेयर बन जाएगी जिससे पानी क्या वहाँ से फिसल जाएगा, यानी कि आयरन के कंटेक्ट में ना वाटर आ पाएगा ना ऑक्सीजन आ पाएगा, क्योंकि उस पर लेयर किस चीज़ का चढ़ा हुआ है, पेंट का लेयर चढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको पता भी है, बहुत जल्दी में समझाने की जरूरत नहीं है। रेंसिडिटी क्या होता है, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन फूड इज नोन एज रेंसिडिटी,
ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे समझना, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स का क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। यानी किसी भी खाने पीने के सामान को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐसे एक्सपोज करते कहीं रख देते, तो कुछ दिन बाद क्या होता है उसमें देखते हैं आप बैड स्मेल आने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन का सब्जी अगर बना हुआ रख दें हम, या फिर 24 घंटे से ज़्यादा अगर हो जाता है तो क्या होता है उसमें से बैड स्मेल आने लगता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, मतलब स्मेल बहुत बुरा आने लगता है, ठीक है। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। ये क्या करता है, फूड के स्मेल को बहुत बैड कर देता है और टेस्ट को भी एकदम पूरा मतलब ये ख़राब कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। हाँ, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल विच गिव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट आर सेड टू बी बिकम रेंसिड। यानी वो खट्टा हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिड बोलते हैं। क्लियर हुआ। मेथड ऑफ प्रिवेंशन, किन किन मेथड से हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को, ये चीज़ आपको जानना है। आप किसी भी फूड मटेरियल को रेंसिड होने से बचाने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देंगे। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, जो ऑक्सीडेशन होने से बचाए। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड खराब नहीं होगा, यानी एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट क्या करते हैं, यूज करते हैं फूड मटेरियल में, ठीक है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। क्लियर। दूसरा मेथड क्या है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस, जैसे आप लोगों ने देखा हो जो चिप्स वगैरह हम लोग खाते हैं उसमें एयर नहीं भरा होता है, उसमें क्या होता है बेटा, एयर नहीं होता है। एयर को निकाल करके हम लोग नाइट्रोजन गैस को भरते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस भरते हैं क्योंकि वो रिएक्शन जल्दी नहीं करता किसी से, यानी कि बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, जो किसी चीज़ से रिएक्शन करेगा नहीं। यानी ऑक्सीजन नहीं है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या होगा, रेंसिडिटी नहीं होगा, यानी कि वो खराब ही नहीं होगा। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन भर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे चिप्स के पैकेट बहुत दिन तक क्या होते हैं, चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, रिएक्शन जल्दी करेगा नहीं, यानी ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि खाने और को हम लोग का रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज वगैरह में खाना रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो ख़राब नहीं होता है, जिससे क्या होता है, यानी कुछ प्रिवेंशन से, कुछ मेथड से प्रिवेंशन के रेंसिडिटी जो आपको जानना जरूरी था। और बहुत ज़्यादा डीप में आपको पढ़ना नहीं था कोरोजन और रेंसिडिटी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाया नहीं, बस इतना समझो कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है और इसके प्रिवेंशंस, ठीक है, कौन कौन से मेथड से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी थी।